बढ़ते हैं और बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर, जहां धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर मार्केट में रौनक जो है वो अब लौटने लगी है। बुधवार को रफ्तार थोड़ी ही रही, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर रहे हैं। ऐसे में आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्केट का हाल ठीक रहेगा। आज क्या कुछ हो सकता है, मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से आप जानिए। भारतीय शेयर बाजार काफी दिनों से मुश्किल समय से गुजर रहा था, मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से यूं लग रहा है कि उम्मीद की किरण अब वापस से आ गई है। इसके कई सारे फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। आज उन सारे फैक्टर पर जरा हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि निफ्टी 50 आज यानी कि बीते दिन की अगर बात करें तो लगभग 10 पॉइंट बढ़ा है, 0.042%। हालांकि ये परसेंटेज कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले एक वीक का डेटा देखें तो एक वीक में लगभग लगातार ग्रोथ है। बहुत छोटी छोटी ग्रोथ है, लेकिन लगातार ग्रोथ है, ये एक अच्छे संकेत हैं। ठीक है, 192 पॉइंट के आसपास पिछले एक हफ्ते का ग्रोथ रहा है। कल की बात करें तो 24,467 पर ये निफ्टी क्लोज हुआ है। देखिए, निफ्टी क्या है कि भारत की टॉप की 50 कंपनियों का कलेक्शन है, ये ग्रुप है, एक इंडेक्स है। निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये भारत की इकोनॉमी को दिखा रही है कि भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो साथ में चिंता वाली बात ये भी हो जाती है कि भारत की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाली जो 50 कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो निफ्टी का अच्छा परफॉर्म करना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी कल 0.14% की ग्रोथ पे रहा है, 110% की ग्रोथ पे है। बहुत छोटा ग्रोथ है सेंसेक्स के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार थोड़े ग्रोथ पर है। एक वीक की ऐसे ही हम बात करें तो एक वीक में ये 725 पॉइंट ग्रो हुआ है। परसेंटेज में बात करें तो 0.9% के आसपास ग्रोथ है। अगेन वही बात है, निफ्टी और सेंसेक्स लगभग एक दूसरे के आसपास ही चलते हैं। मतलब आसपास कहने का मतलब नंबर्स में नहीं, परसेंटेज में आप कह सकते हो कि परसेंटेज में लगभग आसपास ही चलते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट है। इसके फैक्टर्स क्या है भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक बैंक के बारे में जरा मैं बात करना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक वो बैंक है जो कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है फाइनेंशियल सेक्टर में, लगभग 12% के आसपास अकेला एचडीएफसी बैंक वेटेज रखता है। एचडीएफसी बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। आप देखेंगे कि जब भी बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस दिन आपको एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। हाँ, ये कई बार होता है कि एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म ना करे। तो एचडीएफसी पर काफी सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा पॉजिटिव मूड में है। काफी लंबे समय से एचडीएफसी का शेयर नहीं परफॉर्म कर रहा था, नहीं चल रहा था, और अब परफॉर्म कर रहा है। हालांकि स्लो है, काफी स्लो है, बट ये अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव में है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज पे बात करूंगा मैं। ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी पर शायद ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अब मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है कि वो अब ईवी सेक्टर पर अच्छा खासा काम करने वाले हैं। हालांकि यही वो कंपनी है जो शुरुआत में कहती थी कि भारत ईवी का देश नहीं है, यहाँ ईवी नहीं चलने वाला है। बट उन्होंने देखा कि उनके कंपटीशन में टाटा मोटर्स, महिंद्रा बड़ी तेजी से ईवी सेक्टर्स में काम किया उन्होंने, उनकी ग्रोथ हुई और लोगों ने ईवी को अडॉप्ट किया है। ना सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी ईवी का अडॉप्शन बढ़ रहा है। और इस मामले में मारुति सुजुकी काफ़ी पीछे रह गई है। लेकिन अब यह है कि मारुति सुजुकी काफ़ी एग्रेसिवली काम करने का प्लान कर रही है। तो मुझे लगता है शायद इसका असर मारुति के स्टॉक पर दिख सकता है। हालांकि देखिए, मारुति सुजुकी का स्टॉक ऐसा है कि 50% से ज़्यादा ऑटो सेक्टर में इसका वेटेज पहले से है। ईवी सेक्टर की वजह से टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब जब ईवी पर ध्यान मारुति का भी आ रहा है तो हो सकता है कि इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, अब इसके बाद एक और शेयर है रेल टेल, RAILTEL। करंट मार्केट प्राइस इसका 421 है। इस पर ध्यान इसलिए लगाया जा सकता है कि बीते दिनों गेल से इसको 10 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। हालांकि 10 करोड़ का ऑर्डर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक 10 करोड़ का ऑर्डर मिलना हो सकता है एक पॉजिटिव खबर है।
अब इसके लिए हो सकता है कि अगले दिन मार्केट जब ओपन हो तो इस शेयर में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। तो अपने रडार में रख सकते हैं इस शेयर को कि इतने बड़े, ये 10 करोड़ का ऑर्डर कितना बड़ा है। अब अलग अलग देखो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कोई छोटी कंपनी है तो उसके लिए 10 करोड़ बड़ा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए 10 करोड़ कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि अगले दिन जब बाजार खुलता है तो इस 10 करोड़ के ऑर्डर का कितना फर्क पड़ता है रिटेल कंपनी पर। हालांकि एक सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी की अगर बात करें तो इन दिनों सरकारी कंपनियां यानी कि पीएसयू कंपनियों की बात करें तो शायद मुझे लग रहा है इनके भी अच्छे दिन शायद लौट रहे हैं। 21 नवंबर को सबसे निचला स्तर पर था निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, और अब धीरे धीरे इसके जो मेजर कंपनियां हैं पीएसयू इंडेक्स के वो सब उठना शुरू हो गए हैं। बीईएल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसेंटली ये निफ्टी 50 में शामिल हुआ है और इसमें 14% की ग्रोथ भी हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HUL की बात करें तो ये भी लगभग 14% की ग्रोथ पे चल रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ पे ये भी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ पे ये भी है। BHEL की बात करो तो ये भी 11% की ग्रोथ पे है। SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करो तो 11% की ग्रोथ पे ये भी है। यानी कि जितनी मेजर सरकारी कंपनियां हैं वो सब ग्रोथ पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तभी मैंने कहा कि हो सकता है कि PSU कंपनियों का, सरकारी कंपनियों का अच्छा दिन वापस से लौट रहा है। एक लंबे समय से PSU कंपनी आज परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, एक लंबे समय से, लेकिन अब रिसेंटली ग्रोथ हर जगह दिख रही है, तो PSU कंपनियों पर भी नजर रखा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट FII। देखिए, किसी भी देश के शेयर बाजार के लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अपने लोग, उस देश के अपने इन्वेस्टर्स उस मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाहर के इन्वेस्टर्स, विदेशी इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स उस मार्केट में कितना दिलचस्पी ले रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक किसी भी मार्केट का एक रुख पलट के रख देता है FII। अभी पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि FII लगातार पैसे निकाल रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट कितना गिरा है, कितना टूटा है। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि FII का मूड पलटा है। भारतीय शेयर बाजार में वो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को तो हालांकि 238 करोड़ उन्होंने निकाला है। 3 दिसंबर को उन्होंने 3664 करोड़ डाला, इन्वेस्ट किया भारतीय शेयर बाजार में। 4 दिसंबर को लगभग 1700 करोड़ के आसपास डाला। अच्छा, इसके पैरेलली अगर हम DII को देखें तो जहां 1700 करोड़ 3 दिसंबर को FII ने डाला है, 900 करोड़ DII ने निकाला है। 3664 करोड़ लगभग 3 दिसंबर को FII ने डाला तो 250 करोड़ DII ने निकाला। लेकिन 2 दिसंबर को जहां 238 करोड़ FII ने निकाला था, DII ने 3500 करोड़ डाला था। तो कुल मिला के इस महीना, दिसंबर महीने की अगर हम बात करें, 2, 3, 4 इन 3 दिनों की बात करें तो DII लगभग 2400 करोड़ इन्वेस्ट किया है भारतीय शेयर बाजार में। लेकिन FII 5000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 5200 करोड़, यानी कि DII से ये नंबर डबल पर है। तो अब क्या कहा जाए कि FII वापस से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, वापस से इनका मूड बदल गया है। जो इतने लंबे समय से लगातार बिकवाली शुरू थी, अब FII वापस से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बाजार के सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे, इससे बाजार वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, एक अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन अगर ये किसी तरह का मिथ है तो भारतीय शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी रहेगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जैसे JP मॉर्गन का जो इंडेक्स है उसमें कुछ रीबैलेंसिंग की वजह से हमें FII की खरीदारी शेयर बाजार में देखने को मिली, लेकिन वो वजह रीबैलेंसिंग था, वजह वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हम इस समय देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ये क्या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है या फिर यहां भी कोई रीबैलेंसिंग जैसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से FII वापस आया है? अगर ऐसा है तो अनसर्टेनिटी अभी बनी रहेगी। लेकिन अगर सच में FII वापस आ गया है तो शेयर बाजार की ग्रोथ एक बार फिर से वापस आने को हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसके साथ MPC की मीटिंग शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर से MPC की मीटिंग कल शुरू हो चुकी है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे मीटिंग करने का फैसला अनाउंस कर दिया है। अब देखिए, ये मीटिंग इस वक्त
इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है क्योंकि जीडीपी के नंबर्स घट रहे हैं, जीडीपी के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। महंगाई पिछले 14 महीनों में अपने टॉप पर है। देखिए, जीडीपी का नंबर घटना, महंगाई के टॉप पर होना, यह अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप डेटा देखें, अगर आप अनुमान लगाएं, अगर आप चीजें समझें, तो इस वक्त रेपो रेट का घटना आरबीआई की तरफ से जरूरी है, क्योंकि रेपो रेट अगर घटेगा तो लोग ज्यादा फिर खरीदारी की तरफ आएंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। अब जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो किसी तरीके से मार्केट में भी पैसा आएगा, खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या बिजनेस करेंगे, किसी भी तरीके से पैसे का फ्लो बढ़ेगा अगर रेपो रेट घटा। और पैसे का फ्लो जब बढ़ता है तो आप जानते हैं कि तभी जीडीपी बढ़ता है। तो इसलिए इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास पैसा आए, पैसे का फ्लो बढ़े, और वो तब होगा जब रेपो रेट घटता है। लेकिन मानना यह भी है कि शायद रेपो रेट ना बढ़े। देखिए, इसका फाइनल तो पता हमारे को 6 दिसंबर को ही पता चलेगा कि रेपो रेट बढ़ता है या घटता है। इससे पहले कोविड में 2 बार तकरीबन रेपो रेट घटाया गया था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा था, और उस वक्त आपने सुना भी होगा कि गाड़ियों की खरीदारी वगैरह काफी बढ़ गई थी, तो पैसा लोगों के पास आना शुरू हुआ था, लोन सस्ते हो जाते हैं, काफी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। मगर इस बार रेपो रेट अगर नहीं बढ़ता है और वही रहता है पिछली बार वाला भी, और जीडीपी का आंकड़ा लगातार घट रहा है, तो एक चिंताजनक बात हो सकती है। फाइनल क्या होगा ये तो हमें 6 दिसंबर को ही पता चलेगा। ये थे कल के शेयर बाजार के हाल। बाकी लेटेस्ट अपडेट आज के शेयर बाजार में देखने के बाद मैं कल सुबह आपसे दोबारा मिलूंगा।